हेलो, गुड इवनिंग। आज की जो क्लास है, आज की जो अपनी क्लास है वो जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, जो देश के लिए, इस जो इंडिया जो है उस देश के लिए जो सिटीजन्स हैं उनकी जो ड्यूटीज है, जो कुछ जो मौलिक जो कर्तव्य हैं कि कुछ ऐसे काम जो कि सभी को करनी चाहिए, उनके बारे में हम लोग आज की इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। इसके पार्ट की बात करें तो ये पार्ट 4 का जो ए पार्ट है, पार्ट 4 का ए पार्ट जो है वो ये है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इससे पहले एक बार हम लोग जो पीछे की जो क्लासेस में जो कवर किया आर्टिकल्स उनके बारे में देखते हैं। जो पार्ट फर्स्ट है उसकी बात करें तो उसके अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर 1 से 4 तक 1 to 4 जो आर्टिकल्स है वो है, और ये जो है यूनियन और उसकी जो टेरिटरी है उसके ऊपर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के ऊपर है। पार्ट सेकंड की बात करें, पार्ट सेकंड जो है वो 5 to 11 जो आर्टिकल है, 5 to 11 जो आर्टिकल है उनके ऊपर है, और ये जो आर्टिकल्स है ये सिटीजनशिप के जो है उसके ऊपर रूल्स दे रखे हैं इसके अंदर। अब बात करें पार्ट जो थर्ड है उसकी, जो पार्ट थर्ड है उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स है वो है 12 और 13 की बात करें तो ये जो कॉमन जो है आर्टिकल है 12 के अंदर जो है स्टेट की जो है डेफिनेशन दे रखी है, स्टेट की जो है डेफिनेशन दे रखी है, और जो 13 है वो लॉ से रिलेटेड जो है आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का। अब इसके अंदर ही बात करें फंडामेंटल राइट्स में ही आर्टिकल रहते हैं जो कि फंडामेंटल राइट जो है वो 35 तक रहने वाले हैं, 12 to 35। तो इसके अंदर जो है 12 और जो वो 14 से जो आर्टिकल रहने वाले, 14 से जो 18 तक जो आर्टिकल है वो आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी की जो है आर्टिकल है। आगे जो बात करें, 19 से लेके 22 तक जो आर्टिकल है वो जो है ये राइट टू फ्रीडम के है, राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 19 से 22 तक है। फिर जो आर्टिकल 23 और जो 24 है, ये जो आर्टिकल है ये रहने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके जो अगेंस्ट में जो राइट्स हैं वो 23 और 24 में आने वाले हैं। अब जो 25 है, 25 से 28 तक जो आर्टिकल है वो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो रिलीजन है उसकी जो राइट्स है, उसके जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उसके ऊपर जो आर्टिकल है वो 25 से 28 के बीच में रहने वाले। अब जो 28 के बाद में जो है 29, 30 और 31, ये जो आर्टिकल है वो एजुकेशनल राइट से रिलेटेड आर्टिकल है। आर्टिकल जो 32 है, 32 से लेके 35 तक जो आर्टिकल है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड जो राइट्स दिए गए हैं उनसे रिलेटेड है। इसके बाद में बात करें डीपीएसपी की, डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी के जो आर्टिकल है वो 36 से 51 तक जो आर्टिकल है वो डीपीएसपी के हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंदर जो है वो 36 से 35 तक, 36 से 51 तक जो आर्टिकल है वो इसमें रहते हैं। उसके बाद जो पार्ट है पार्ट 4 की बात कर रहे हैं। अब जो ये डीपीएसपी है ये जो है पार्ट 4 तक का जो है पार्ट 4 है डीपीएसपी। पार्ट 3 तक जो है, पार्ट 3 जो था वो फंडामेंटल राइट था, पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी था। पार्ट 4 का ए जो है, पार्ट 4 ए जो है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड आर्टिकल है। इसके अंदर ऐसी कोई भी जो ड्यूटीज़ है, ऐसे कोई भी जो कर्तव्य हैं जो कि जो सिटीजन है, इंडिया के जो सिटीजन है, इंडिया के जो नागरिक हैं उनको करना चाहिए, उससे रिलेटेड जो है इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। तो इनको अब देखते हैं नेक्स्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में थोड़ा और जो है बातें करेंगे अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर। फंडामेंटल से रिलेटेड जो कुछ जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं, जो कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में दिए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रावधान जो है वो जो दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करें कि इसका जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है वो जो है पार्ट 4 ए जो है, पार्ट 4 जो ए है, और जो 51 जो आर्टिकल ए है, 51 आर्टिकल पहले आ चुका है, लेकिन इसमें भी 51 पार्ट जो 51 जो आर्टिकल है उसका जो ए पार्ट है, 51 ए जो आर्टिकल है वो है जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का रहने वाला है, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 4 ए के अंदर आता है। ये बात ध्यान रखनी।
नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट ओरिजिनली कंटेन दिस ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो है अब इसमें जो है दिया है जो ये जो ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य जो दिए हैं, जो कार्य जो दिए हुए हैं कि जिन भारतीयों को जो है करना चाहिए, कर्तव्य जो दिए हुए हैं, ये पहले जो स्टार्टिंग थी उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो संविधान है, उसके अंदर ओरिजिनली नहीं थे। ये बाद में जो है फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है जिनको है बाद में जो है ऐड किया गया है। और ये ऐड जो किया गया है वो 72 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है उसके थ्रू इसको ऐड किया गया है। 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में हमने कल भी देखा था, आज ये फिर से आया है, तो इसके बारे में बताने की जरूरत इतनी है नहीं। ये जो अमेंडमेंट था ये 1976 है उसके अंदर होता है। और ये जो रिकमेंडेशन इसके जो करता है वो जो सरदार सरोवर सिंह जो कमेटी है वो इसको ऐड करने के लिए जो है रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रिकमेंडेशन का ही है। ये जो इसको जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको किसने रिकमेंड किया था कि इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जाना चाहिए, तो ये जो है ऐड किए गए थे। जो रिकमेंडेशन है वो थी स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी, उसकी जो रिकमेंडेशन है, उसकी जो सिफारिश थी, उसके जो बेस पे जो है इसको जो है फंडामेंटल जो ड्यूटी है इनको जो है ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब इसका सोर्स देखते हैं कि ये है कहाँ से, इनको बोरो कहाँ से किया गया, इनका जो ये फंडामेंटल ड्यूटी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको कहाँ से बोरो किया गया है। तो इंडिया बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर जो कंट्री है वहाँ से जो है इसको जो कॉन्सेप्ट है, इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है इसको जो है इंडिया जो है अडॉप्ट करती है। नेचर की बात करें तो इनका नेचर कैसा है, दीज ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल, मीनिंग देयर इज नो लीगल सैंक्शन पनिशमेंट इन केस ऑफ देयर वायलेशन और नॉन कंप्लेंट्स। अब इसमें बात करें कि इसका जो नेचर है, नेचर की बात करें तो ये है जो नॉन जस्टिसेबल मतलब कि इनके ऊपर जो किसी भी प्रकार की जो है कार्रवाई जो है वो नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। अपन कोर्ट के अंदर इसको जो है चैलेंज नहीं कर सकते कि इसकी कोई भी जो है लीगल जो है इसके अंदर कोई सज़ा नहीं है कि ऐसा अगर जो हो किसी ने ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी है उसको जो है उसका उल्लंघन कर दिया हो, उसको फॉलो नहीं किया हो, तो इसके ऊपर जो है उसको पनिशमेंट जो है वो नहीं दी जा सकती। मतलब कि ये एक इंसान के ऊपर है, उसका खुद का जो है वो रहता है कि जो है ड्यूटी जो कर्तव्य जो है उसको वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इंसान की अपनी जो सोच है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें बात करें नंबर ऑफ ड्यूटीज़ जो थी उनकी बात करें, कितनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो जो थी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी, तो इनकी बात करें ओरिजिनली देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड बाय 42 अमेंडमेंट। जो शुरुआत के अंदर जब जो ये पहली बात तो ये कि जो खुद जो है फंडामेंटल ड्यूटी ये भी 42 जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू इसको 1976 के अंदर ऐड किया गया। तो उस टाइम पे जो ऐड किया जाता है तो उस टाइम पे इसके अंदर जो 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो ऐड की जाती है। उसके बाद में इसमें क्या है 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है, एक जो ड्यूटी और है वो ऐड की जाती है। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है उसके थ्रू ऐड की जाती है और ये 2002 के अंदर की गई थी। इसके बारे में 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का है, ये कल भी आया था और कल जो है इसके अंदर 45 जो आर्टिकल था वो ऐड किया गया था। जो अर्ली जो चाइल्ड केयर जो था उससे रिलेटेड ये आर्टिकल था। तो ये जो है 11th जो आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटी का वो जो है 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू इसको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट अब जो आर्टिकल्स है उनके बारे में देखेंगे। आर्टिकल नंबर जो 51A का भी जो पार्ट ए है उसके बारे में देखेंगे। आर्टिकल 51A का ए जो पार्ट है वो है, इसमें टोटल जो 8 से
के तक के जो पार्ट है वो रहने वाले ए टू के, क्योंकि 11 जो है फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है, 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनका सबका जो है एक जो है पार्ट एक फंडामेंटल ड्यूटी को जो है दिया गया है। तो जो 11 जो है पार्ट इसके अंदर वो रहने वाले हैं 51A जो आर्टिकल है उसका। तो इसमें फर्स्ट जो है आर्टिकल उसके अंदर ए जो है उसके अंदर दिया है to abide by the constitution and respect its ideal and institution, the national flag and the national anthem। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि 51A जो है ये अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम लोग क्या करें कि जो संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी पालना करें, उसके अंदर जो है उसको माने, उसको स्वीकार करें, उसके अंदर जो लिखा है उसको तरीके से हम लोग फॉलो करें। तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी है अपनी, इसका करते हुए अपना कर्तव्य बनता है कि हम जो है संविधान की पालना करें और जो उसके जो आदेश हैं, आइडियल्स है और जो उसकी संस्थाएं हैं, उसकी जो संस्थाएं हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन की बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी जो संस्थाएं दे रखी हैं, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन जो बन रखे हैं, तो उन सभी की जो है हम लोग उसकी जो है सम्मान करें, उनकी रेस्पेक्ट करें। और जो नेशनल जो फ्लैग है, राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका जो है सम्मान करें, नेशनल जो एंथम है उसका सम्मान करें। ये अपना जो है कर्तव्य बनता है एक भारतीय नागरिक होने के लिए। भारतीय नागरिक है तो अपना जो है ये कर्तव्य रहता है कि जो अपने देश का जो एंथम है, देश का जो झंडा है, उसके रिलेटेड अपने मन के अंदर जो है एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उसका जो है मान सम्मान अपन को अपने को जो है करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल 51A जो है वो रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं बी आर्टिकल जो है इसके अंदर 51A का जो बी जो है उसकी बात करते हैं। आर्टिकल 51A का जो बी पार्ट है उसकी बात करें तो इसमें दिया है टू चेयर्स एंड फॉलो द नोबल आइडियल विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब इसमें बात करें तो इसमें दिया है कि जो ऐसे जो नोबल जो आइडियल्स हैं, जो महान जो आदर्श है, महान जो आदर्श, नोबल महान आइडियल आदर्श, ऐसे जो नोबल जो आइडियल्स है, महान जो आदर्श है, उनको क्या करना है, सजो कर रखना है। चीयर्स मतलब एक जो वो अपने को जो है बोलते हैं किसी भी बात के अंदर की जो कोई ऐसी जो चीज़ जिसको धागे के अंदर पिरो के रखा है, संभाल के रखा है, तो उसके लिए चीयर्स, उसको जो है जो महान जो आदर्श है उनको क्या करना है, सजो कर रखना है और उनको फॉलो करना है, उनको उनकी जो है पालना करनी है, जो कि इंस्पायर किए, जो कि प्रेरित करते हैं हमारे जो राष्ट्र के जो स्ट्रगल हुए, नेशनल जो स्ट्रगल हुए, राष्ट्रीय जो संघर्ष हुए, उनको फ्रीडम के लिए जो राष्ट्रीय जो संघर्ष हुए हैं उनको हमें एक धागे के अंदर जो है पिरो के रखना चाहिए, उनकी पालना करनी चाहिए, जो कि इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। जो स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय जो स्ट्रगल थे, जो कि प्रेरित किए, इंस्पायर किए, तो उनको जो है हमें पालना करनी चाहिए उन आइडियल्स की, उन नोबल जो आदर्श है, उन जो नोबल जो आइडियल्स हैं उनकी हमें पालना करनी चाहिए, आदर्शों की पालना करनी चाहिए, जो कि नेशनल जो स्ट्रगल है, राष्ट्रीय जो संघर्ष है उसके लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसी जो बात है वो आर्टिकल 51A जो भी है वो फंडामेंटल ड्यूटी हमें बताती है कि हमें जो राष्ट्रीय जो संघर्ष है उसको जो है फ्रीडम के लिए जो राष्ट्रीय संघर्ष किया गया था उसके अंदर जो महान जो आदर्श थे उनको जो है फॉलो करना चाहिए, उनको सजो कर रखना चाहिए। तो यही जो है बात फंडामेंटल राइट जो है वो है 51A का बी जो पार्ट है वो है। नेक्स्ट जो सी जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे अब। नेक्स्ट आर्टिकल 51A का जो सी जो पार्ट है उसमें दिया है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो इंडिया जो है उसकी जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, एकता जो है, यूनिटी जो है और जो इंटीग्रिटी जो है, अखंडता एकता और जो संप्रभुता है, भारत की जो संप्रभुता है, एकता है और जो अखंडता है उसको हमें आगे लेके चलना है, अपहोल्ड करना है, उसको बनाए रखना है, आगे भी लेके चलना है और उसको प्रोटेक्ट भी करना है, उसकी रक्षा भी करनी है। ये जो है भारत के जो नागरिक हैं उनका जो है कर्तव्य ये बनता है कि वो जो है जो देश की जो
संप्रभुता है, अखंडता है, उसको जो है, एकता है, इन सभी को जो है आगे जो है अपना लेके चले, उसकी रक्षा करे। रक्षा किससे करनी है? रक्षा जो करनी है वो जो बाहरी जो लोग हैं, बाहर की जो लोग हैं, उनसे जो है इसकी रक्षा करनी है। सॉवर्निटी की बात करें, संप्रभुता हो गई, या फिर जो इसको और भी बोल सकते हैं, प्रभुता हो गई, या फिर आप लोग इसे प्रभुत्व भी बोल सकते हैं। हिंदी के अंदर इसके काफ़ी जो बहुत सारे जो हैं वो मतलब रहते हैं। या फिर साम्राज्य हो गया, साम्राज्य, साम्राज्य जो है वो हो गया, और जो स्वतंत्र राज्य हो गया, राजकीय सत्ता हो गई। इस तरीके से जो है सॉवर्निटी जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यूनिटी, एकता जो है वो हो ही गया। इंटीग्रिटी जो है, अखंडता, अखंडता की बात करें तो जो इंटीग्रिटी रहेगी इसमें मतलब कि सत्य निष्ठा हो गई, मतलब सत्य बोलना, ईमानदारी से अपना जो काम है वो करना, मजबूत जो उसके आइडियल्स हैं, उन जो सिद्धांत है, उसके जो प्रिंसिपल है, उनका जो है फॉलो करना, ये जो है अखंडता होती है किसी भी इंसान की, किसी भी कंट्री की। तो वो जो है वो इसमें बात करते हैं अखंडता की। उसके जो ट्रुथ की हो गई, ट्रुथ हो गया, या फिर उसका जो फेथ है वो हो गए, या फिर होनेस्टी हो गई, होनेस्टी हो गई, उसका जो फेयर रहना है, फेयर जो रहना है वो हो गया, वो उसके जो देशवासी उनका। उसके अंदर साथ में पवित्रता की बात करें, पवित्रता, पवित्रता हो गई, या फिर जैसे कि सबका जो है सच्चाई हो गई, सबकी सच्चाई, सत्यनिष्ठा, ऑथेंटिसिटी हो गई, जेन्युइननेस हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं अखंडता के अंदर हम लोग इसको बांट सकते हैं। तो हमें जो है देश की जो है इंटीग्रिटी हो गई, यूनिटी हो गई, सॉवर्निटी हो गई, इन सभी को क्या है, इसको जो है आगे लेके चलना है, इसको आगे बढ़ाना है, और इसको रक्षा करनी है। बाहर के जो लोग हैं उनसे भी इसे जो है हमें रक्षा करनी है। तो इन सब चीज़ों की, इन सब चीज़ों को लेके जो है अपने जो है फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, जो इंडिया के जो सिटीजन है उनकी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि सॉवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी इंडिया की जो है इनको जो है आगे लेके चले और इसे प्रोटेक्ट भी करें। ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट बात करेंगे 51A जो आर्टिकल है उसका डी जो पार्ट है, डी जो क्लोज है उसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। अब 51A का जो डी जो पार्ट है, 51A का जो डी जो है उसके अंदर दिया है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। इसके अंदर दिया है कि जो भारतीय जो नागरिक है, इंडियन जो सिटीजन्स हैं, उनका जो है फंडामेंटल जो ड्यूटी है, उनका जो मौलिक जो कर्तव्य है, भारतीय नागरिक का जो कर्तव्य है वो ये है कि जब देश जो है, कंट्री जो है, उसका जो कंट्री जो है उसको डिफेंड करना, उसकी जो है रक्षा करना, देश जो है उसकी रक्षा करना, एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी देश को जरूरत पड़े, जब भी देश को जरूरत पड़े, तब जो है नेशनल जो सर्विस है उसको करने के लिए कभी कोई मना ना करे, ये कर्तव्य बनता है। जिस देश में आप रह रहे हो उस देश को अगर आपकी जो सर्विस है, राष्ट्रीय जो सेवा है, राष्ट्रीय जो सेवा है उसकी अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आप कभी मना ना करें, कभी पीछे ना हटे। तो ये जो है ये भी अपनी जो है फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हम लोग देश के लिए जो है कभी भी पीछे ना हटे। राष्ट्रीय सेवा की अगर जरूरत पड़े कभी भी करने की तो उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहें और देश की जो है रक्षा करें। तो ये जो है आर्टिकल 51D जो है ये हमें फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताता है कि देश की जो है वो सेवा करनी चाहिए, देश की जो राष्ट्रीय सेवा है वो करनी चाहिए, और देश की जब भी रक्षा करने के लिए जब भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये जो है आर्टिकल 51AD के अंदर दिया है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 51A का जो ई पार्ट है वो देखते हैं अब नेक्स्ट। 51E जो है, 51A का जो ई जो है आर्टिकल उसकी बात करें तो इसमें है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमोंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities to renounce practices derogatory to the dignity of women। अब इसमें बात करें तो इसमें दिया है कि हमें जो है प्रमोट करना चाहिए, हमें जो है ऐसे जो है
जो प्रमोट करना चाहिए किसी भी चीज़ की जो हार्मनी है, हार्मनी को जो है वो हमें प्रमोट करना चाहिए। इसके अंदर हार्मनी के अंदर जो बात करें वो है, और जो स्पिरिट जो है ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, जो भाईचारा की बात करें, भाईचारा जो है, भाईचारा जो स्पिरिट जो है, भाईचारे की जो भावना है, वो जो स्पिरिट है, भाईचारे की जो भावना है, उसे हमें प्रमोट करना है। उसके लिए जो है प्रमोट करना है हमें। और जो सद्भाव जो है, सद्भाव जो है उसको भी हमें प्रमोट करना है। हार्मनी को जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं सद्भाव। सद्भाव, सद्भाव जो है वो हो गया, या फिर जो भाईचारा है वो हो गया। भाईचारा और जो हार्मनी है, हार्मनी और जो भाईचारा है उसे हमें प्रमोट करना चाहिए, उसके जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए। अब इसकी बात करें तो बढ़ावा देना तो चाहिए भाईचारा, लेकिन किस किस के अंदर, किस किस जो है उनके अंदर देना चाहिए। तो जो सभी जो देश के जो पीपल है, सभी जो देश के जो नागरिक है, उनके बीच में अपना जो है भाईचारा होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, उनके प्रति जो है हार्मनी प्रकट होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। किसी के भी प्रति जो है देश का कोई नागरिक है उसके लिए हमें जो है मन में जो है गलत जो भावना है जो है वो नहीं बनानी है, सबको अपना भाईचारे की तरह रखना है। तो यही जो आर्टिकल 51E के अंदर दिया है, इसके अंदर जो है ये भी कहा गया है कि आप भाईचारा जो है आपने को बनाना है, लेकिन उसके अंदर जो है धर्म नहीं देखना है, ना ही लिंग्विस्टिक जो बात है, भाषा का जो मैटर है वो भी नहीं लेके आना है। क्षेत्र की बात करें तो उससे रिलेटेड भी नहीं रखना है। और जो सेक्शनल जो डाइवर्सिटीज़ है, जो कुछ जो एक जो एरिया है उसकी जो है जो वर्गीय जो सेक्शनल जो है विविधताएं हैं, जो अलग अलग जो विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज है, विविधताएं, उनसे जो है अपने को ऊपर रख के, उनसे जो है ऊपर उठ के जो है जो आपस में जो देश के जो नागरिक है उनसे भावना रखनी चाहिए, उनसे जो है भाईचारा जो है वो जोड़ना चाहिए। इन सब चीज़ों को हटा के, ना ही अपने को जो है धर्म नहीं देखना है कि किसी के साथ में अपने को अच्छा जो व्यवहार करना है उसके लिए हम लोग धर्म देखें, जो दूसरे धर्म का उसके साथ में हम लोग बुरा बर्ताव करें, तो इस तरीके का नहीं करना है। लैंग्वेज से लेके हाँ जो है अपने को कुछ भी ऐसा मन में गलत जो काम है वो नहीं लाने हैं। लैंग्वेज से लेके अपने को भाईचारा नहीं बनाना है, मतलब कि जो लैंग्वेज सेम है उससे तो बनाना ही है, लेकिन जो लैंग्वेज जो डिफरेंट है किसी की, तो उससे ये नहीं कि उससे भाईचारा ना रखें, उसके प्रति जो है अलग ही मन में द्वेष भावना जो होती है वो रखें, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इस चीज़ से जो है आपने जो है फंडामेंटल राइट जो है वो ये बताता है। और जो महिलाओं की जो डिग्निटी है, महिलाओं का जो गरिमा है, उसके जो है विरुद्ध में नहीं जाना है। विरुद्ध में जो अपमानजनक जो कुछ भी प्रथाएं हैं, प्रैक्टिसेस है जो पहले से चलती आ रही है, उनका जो है त्याग करना चाहिए। प्रैक्टिसेस जो है, प्रथाएं जो है उनको त्याग कर देना चाहिए। जो महिला की जो गरिमा है उसके जो विरोध में ऐसी कोई भी जो प्रथा है जो कि महिला की जो गरिमा है उससे विरुद्ध में जा रही है, तो उनका हमें त्याग करना चाहिए। तो ये जो बात है वो इस फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर बताई गई है, जो कि 51 जो है ए जो है ए का जो है ई पार्ट जो है वो ये आर्टिकल में दिया हुआ है। सद्भावना, भाईचारा जो है आपस में बनाए बिना किसी भी प्रकार का जो है रिलीजन, धर्म, भाषा, कोई क्षेत्र, इन सब चीज़ों को ना देखते हुए अपने को जो है सभी से जो है भारत के जो सभी जो पीपल है, भारत के जो सभी नागरिक हैं, उनसे भाईचारा जो है वो बनाना है। ये जो है आर्टिकल हमें बताता है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये बताती है। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 51A का ही एफ जो पार्ट है, 51A का ही जो एफ जो पार्ट है वो है, इसमें दिया है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। इसमें दिया है कि जो अपना जो कंपोजिट की बात करें तो अपना जो इंडिया जो है उसका जो कल्चर है, उसका जो संस्कृति जो है वो पूरी मिश्रित है। मिश्रित से बात करें, मिश्रित इस तरीके से है कि जो राजस्थान है, मैं बात करूँ राजस्थान की, तो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है वो अलग है।
ठीक है। फिर बात करें गुजरात की, तो वहाँ का जो है कल्चर अलग है। दूसरा स्टेट और ले, महाराष्ट्र की ले, तो वहाँ का कल्चर अलग है। फिर बात करें एमपी की, तो वहाँ का जो कल्चर है वो अलग है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ का कल्चर अलग है। फिर बात करें हिमाचल प्रदेश की, पंजाब की, हरियाणा की, तो जितने भी जो स्टेट है सभी का जो है वो कल्चर अलग अलग है। अब बात करें एक जो स्टेट है राजस्थान, इसके भी जो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है उनका जो है कल्चर वो बहुत ज़्यादा अलग अलग भी देखने को मिल जाता है। तो सभी स्टेट के अंदर जो है एरिया से भी रिलेटेड जो है अपना जो है कल्चर है, संस्कृति है उनकी, तो इन सभी को जो है मिला दे तो जब जो कल्चर बनता है तो वो एक मिश्रित जो कल्चर है वो इंडिया का जो कल्चर है, सभी का मिला हुआ जो कल्चर है वो है इंडिया का कल्चर। अब अदर जो कंट्री उनकी बात करें तो उनका जो कल्चर होता है, सभी का जो एक कंट्री है तो उसका जो कल्चर होगा वो एक ही होगा। सभी जो है एक ही जो कल्चर होगा उसको फॉलो करेंगे। इंडिया में ही ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है इंडिया में जो बात करें तो यहाँ पे जो कल्चर है वो थोड़ी सी दूर में ही, थोड़े से जो दूर होती है उसी के अंदर अपना जो कल्चर है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। थोड़ी सी दूर के अंदर ही जो कल्चर जो है वो डिफरेंट जो है कल्चर वो हो जाता है। हर जो अपना जो एरिया होता है, जो जितना भी जो एरिया होता है उसका अपना एक जो संस्कृति है, उसकी जो एक संस्कृति है। तो इन सभी को एक साथ जब बात करते हैं, एक साथ जब बात करते हैं, देश के लिए जब बात करते हैं, तो वो जो है मिश्रित जो कल्चर है वो है कंपोजिट कल्चर जो है वो है कंपोजिट कल्चर। मिश्रित जो है कल्चर वो इंडिया का जो है कल्चर है। अब इसकी बात करें तो ये मिश्रित जो संस्कृति है इसको क्या करना है अपन को, इसकी जो है वैल्यू कर दी है, इसका जो महत्व है वो अब देखो जो है समझना है इसको और प्रिजर्व भी करना है। साथ में इसकी वैल्यू तो हमने समझ ली, इसको जो है इसको वैल्यू महत्व जो है इसका हमने समझ लिया, लेकिन जो महत्व समझना है उससे काम नहीं चलने वाला। तो इसको जो है प्रिजर्व भी करना है, इसको जो है संभाल के भी आगे तक लेके चलना है, संभाल के आगे तक इसको लेके चलना है। जो अपना जो महान जो रिच मतलब बहुत ज़्यादा जो रिच जो है हेरिटेज, रिच जो हेरिटेज है, जो बहुत ज़्यादा महत्व जो है वो अपना जो कल्चर है वो महत्वपूर्ण है। रिच मतलब यहाँ पे जो है रिच की बात करें तो बहुत ज़्यादा महत्व की बात करता है। अपना जो है कल्चर है वो बहुत ज़्यादा महत्व जो है उसकी बात करता है। हेरिटेज मतलब विरासत, जो हेरिटेज जो होता है विरासत, जो राजा महाराजाओं के टाइम से जो है चलता आ रहा है, अपना जो कल्चर है बहुत ज़्यादा पुराना जो है वो कल्चर है, बहुत ज़्यादा महत्व जो है वो कल्चर है। तो विरासत में जो है हेरिटेज विरासत से जो है ये चलता आ रहा है अपना जो कल्चर है। अपने को जो है कल्चर जो है वो विरासत में मिला है तो उसको जो है संभाल के रखना है और उसकी जो है वैल्यू भी कर दी है। तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है देश का जो नागरिक है उसका जो कर्तव्य है कि इसको भी फॉलो करे, इसको भी माने। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है एफ के बाद में जो 51 जो ए जो है इसका जो जी जो आर्टिकल है, जी जो है इसका टाइप, उसमें देखते हैं इसमें क्या दिया है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। इसमें दिया है कि जो हमें क्या करना है, हमें हमारी क्या ड्यूटी बनती है। टू प्रोटेक्ट करने की, रक्षा करने की, और इम्प्रूव करने की, सुधारने की। लेकिन किसको सुधारने की और किसकी रक्षा करने की ड्यूटी बनती है अपनी? नेचुरल इन्वायरमेंट, जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है, नेचुरली जो इन्वायरमेंट जो है उसकी जो है रक्षा करने की और उसको सुधार करने की, उसमें सुधार करने की जो है अपनी ड्यूटी है। अब जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है यहाँ पे, तो वो जो है उसमें दिया गया है नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जो फॉरेस्ट जो है, जो वन जो है, जंगल जो है, वो लेक्स हो गए, झील जो है वो हो गई, रिवर्स नदियाँ हो गई, और जो वाइल्ड लाइफ जो है, वन्य जो जीव है, वन में जो
वन में जो जीव रहते हैं वो हो गए, इन सभी को इंक्लूड किया गया है नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। तो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको हमें सुधारना है और उसकी रक्षा करनी है। तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी अपनी बनती है। फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हम लोग क्या करें, हम लोग जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसकी रक्षा करें और उसको सुधारें। और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि जो भी इसके अंदर आएंगे, जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, इनको एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। और जो लिविंग क्रिएचर है, जो भी जीव है, जो भी जीवित जो प्राणी है, लिविंग जो क्रिएचर है, जीवित जीव है, उनकी क्या है, उनके प्रति अपने मन के अंदर जो है दया रखनी चाहिए। कंपैशन जो है, दया जो है वो अपने को रखनी चाहिए। तो ये अपनी फंडामेंटल ड्यूटी है कि किसी को भी प्रति जो है हमें ऐसे कुछ नहीं करना है कि जो दूसरा जो लिविंग क्रिएचर है उसको परेशानी हो, तो ऐसे जो है चीज़ें नहीं करनी है। उनके प्रति हमें दया जो है वो करनी है। जैसे कि कुछ लोग जो लोग हैं वो जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं उनको जो है कुछ जो गेहूँ वगैरह, बाजरा जो है, ये सारी चीज़ें, मक्का हो गया, इन सब चीज़ों को डालते हैं। उनके प्रति दया है इसीलिए डालते हैं। जो आंट्स जो होती है, चींटियाँ जो होती है, उनको जो है आटा डाला जाता है, आटा जो है वो डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दया जो आती है इनके प्रति। जो प्राणी है, जो जीवित जो प्राणी, उन पे जो है दया जब आती है तभी ऐसी चीज़ें जो है वो की जाती है। तो हमें क्या है, उनके प्रति दया भी रखती है और उनको जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसे सुधार भी कर दिए उसके अंदर और उसकी रक्षा भी कर दिए। तो ये जो है 51A का जो जी जो है वो हमें फंडामेंटल ड्यूटी बताता है कि ये हमारी जो है ड्यूटी। तो उसके बाद में अब जो है, इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसकी बात करेंगे। अब जो आर्टिकल है 51A का जो एच जो है, एच जो टाइप है वो है, तो इसके अंदर दिया है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्क्रिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इस जो आर्टिकल है, आर्टिकल 51A का जो ये फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें ये ड्यूटी बताई गई है कि जो साइंटिफिक जो टेम्पर है, जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो हो गया, मानवतावाद हो गया, फेमिनिज्म मानवतावाद हो गया, और जो स्पिरिट जो है, किस चीज़ की स्पिरिट, किस चीज़ की जो भावना है वो हो गई। तो जो इंक्वायरी जो है वो हो गई। और जो सुधार जो है, सुधार रिफॉर्म जो है, सुधार की जो भावना है, स्पिरिट भावना हो गई। जो भी हमारी जो इंक्वायरी और जो सुधार की जो भावनाएं हैं उनको एक, इसके अंदर 3 बातें कही गई है। जो साइंटिफिक जो टेम्पर है, जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो, और मानवतावाद जो है वो, और जो भावना है इंक्वायरी की और जो सुधार की, वो इन तीनों का जो है विकास जो है वो करना चाहिए। विकास जो है वो करना चाहिए, विकसित करनी चाहिए इन तीनों को। ये जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी बनती है जो सिटीजन है, भारत के जो नागरिक हैं उनकी, कि जो साइंटिफिक जो दृष्टिकोण है, साइंटिफिक जो टेम्पर है उसका विकास करे, ह्यूमनिज्म को और बढ़ाए, मानवतावाद जो है उसको भी बढ़ाए, और जो इंक्वायरी करने की जो भावना है या फिर सुधार करने की जो भावना है उसको और ज़्यादा विकसित करे, उसको और ज़्यादा बढ़ाए। तो ये अपनी जो है फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो बनती है। अब इसमें नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है फंडामेंटल ड्यूटी 51A जो आई है उसके अंदर है ये ड्यूटी। तो इसमें कहा गया है टू सेफ गार्ड, मतलब सेफ गार्ड जो होता है वो प्रोटेक्ट ही होता है, जो दोनों एक ही बात है, चाहे सेफ गार्ड बोल लो या प्रोटेक्ट बोल लो। टू सेफ गार्ड, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस। इसमें ये दिया है कि जो देश के जो नागरिक हैं, देश के जो सिटीजन हैं, उनकी जो है फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि जो कोई भी जो पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करे, उसकी जो है रक्षा करे और जो है उसको खराब ना करे। जैसे कोई भी जो सिटी बस होती है, सिटी की जो बस होती है, या फिर जो गवर्नमेंट जो बस होती है, गवर्नमेंट जो बस है, इनके अंदर इनका जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उनको जो है सही तरीके से उसका यूज़ करें, उसके अंदर कोई नुकसान ना करे, उसके अंदर कोई गंदगी ना फैलाए। इन चीज़ों की जो सुरक्षा है
उसके लेके जो इसमें अपनी जो है ड्यूटी बनती है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि उसको खराब ना करें। इसके अंदर बहुत हो गई, बस का तो एक एग्जांपल लिया है। बहुत जो पब्लिक जो प्लेस होते हैं, पब्लिक जो प्रॉपर्टी होती है, रेलवे हो गई, या फिर कोई ऐसी जो और जो है जिनका हम लोग जो है पब्लिकली जो है जो यूज़ करते हैं, ऐसी कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो है सुरक्षा करने का जो है वो अपनी ड्यूटी बनती है कि उसकी सुरक्षा हम लोग करें, क्योंकि हमें ही उनको यूज़ करना है। अपनी ही वो जो है प्रॉपर्टी है, अपनी ही जो है संपत्ति है, क्योंकि हम जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं तो वो अपनी ही संपत्ति उसे बांधनी चाहिए। अपनी खुद की संपत्ति जो है उसे बांध के उसकी जो है रक्षा करनी चाहिए, उसको जो है संभालना चाहिए। एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, और जो हिंसा जो है वायलेंस, उसका एब्जॉर्ब का मतलब होता है त्याग, उसको त्याग देना चाहिए। उसका जो है परित्याग जो है, परित्याग, इसको परित्याग कर लीजिए, इसका जो है परित्याग। जो हिंसा जो है, हिंसा का परित्याग कर देना चाहिए, हिंसा को छोड़ देना चाहिए। तो ये जो है अपनी ड्यूटी बनती है कि हम लोग क्या करें, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी जो है रक्षा करें, और जो हिंसा जो है उसको भी हम लोग त्याग दें, उसका त्याग कर दें, हिंसा का त्याग कर दें। तो ये अपनी ड्यूटी बनती है। अब जो नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी बात करेंगे। ये 51A का जो जे जो है वो पार्ट है। इसमें कहा गया है, इसमें जो है आर्टिकल है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन constantly rise to higher levels of endeavor and achievement। इसमें जो है जो देश के जो नागरिक हैं उनकी फंडामेंटल ड्यूटी बताई है कि वो क्या व्यक्तिगत या फिर जो कलेक्टिव जो है सामूहिक जो कोई भी जो गतिविधि है उसके अंदर जो है अपना जो है उस किसी भी जो क्षेत्र हो उसके अंदर क्या है, एक्सीलेंस जो है, जो उत्कृष्ट जो है वो प्रयास करना है, उत्कृष्ट जो है परफॉर्मेंस उसके अंदर देनी है। इससे क्या होगा, इससे जो होगा कि जो देशन जो है, जो अपना जो राष्ट्र है, अपना जो देश है, वो निरंतरता कॉन्स्टेंटली हमेशा जो है वो बढ़ता रहेगा। एक जो हायर लेवल होती है, जो सबसे जो ऊपर का जो लेवल होता है उसके ऊपर जो है उपलब्धि जो है अपना देश हासिल करे, उपलब्धि जो है सबसे ऊंचे लेवल पे जो है अपना भारत देश जाए। तो उस चीज़ से लेके जो है देश के जो नागरिक है उनका कर्तव्य बनता है कि देश जो है, राष्ट्र को जो है वो सबसे ऊंचा जो स्तर है उस स्तर पे पहुंचा दे देश को। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो कार्य होगी जो वो करनी पड़ेगी, उसके अंदर जो है सबसे बेस्ट जो अपना एक्सीलेंस जो है वो अपना देना पड़ेगा। तभी जो देश जो है वो आगे बढ़ पाएगा और जो ऊंचे जो लेवल्स होंगे उन तक पहुंच पाएगा, अचीवमेंट्स जो है वो प्राप्त कर पाएगा। तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी वो हर देश के जो नागरिक हैं, देश के जो सभी नागरिक हैं उनकी जो है बनती है। और अब जो है नेक्स्ट जो आर्टिकल है, लास्ट जो है इसमें फंडामेंटल ड्यूटी है अपनी, तो वो और देखते हैं इसके बाद में। इस जो लास्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो के है, फंडामेंटल ड्यूटी के जो है इसका पार्ट उसमें दिया है कि हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। इसमें जो है जो पेरेंट्स जो है या फिर कोई जो गार्जियंस है, पेरेंट्स या फिर गार्जियन जो है उनकी जो है फंडामेंटल ड्यूटी बताई है, उनका जो है कर्तव्य बताया है कि जो वो है जो एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो देनी चाहिए उनको। अपने जो बच्चे हैं, उनके जो चाइल्ड हैं उनको क्या है, जो 6 से लेके 14 तक जो एज के जो बच्चे हैं इनको जो है एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो देनी चाहिए। और ये किसको देनी चाहिए, पेरेंट्स या फिर कोई जो गार्जियंस है उनको जो है ये देनी चाहिए। अपने जो बच्चे हैं या फिर कोई गार्जियन है, संरक्षक जो है वो जिसका भी संरक्षण कर रहा है उसे ये जो है देनी चाहिए, शिक्षा जो है वो देनी चाहिए। तो ये जो है कर्तव्य पेरेंट्स का बताया गया है, माता पिता का या संरक्षक जो है उसका जो है फंडामेंटल ड्यूटी क्या बनती है, पेरेंट्स की, माता पिता की क्या फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। तो ये जो है आर्टिकल इस 51A के जो के है उसके अंदर दिया है कि उनकी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि वो जो है
अपने जो बच्चे हैं उनको जो है एजुकेशन जो शिक्षा जो है उसका जो है अधिकार अपॉर्चुनिटी दे, उसके जो अवसर है शिक्षा का जो अवसर है वो उसे अपने बच्चों को दे। तो इस चीज़ से रिलेटेड पेरेंट्स की जो है फंडामेंटल ड्यूटी इसमें बताई गई है। और इसी के साथ में जितनी भी जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ थी वो कंप्लीट होती है, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जितनी भी थी सारी कंप्लीट होती है। और जो पार्ट जो 4A है, पार्ट जो 4A है ये भी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब जो है कुछ जो केसेस हैं उनसे रिलेटेड जो डीपीएसपी में जो हमने केसेस जो डीपीएसपी के ऊपर या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो किसी भी मैटर के ऊपर कुछ जो 2-3 जो केस हुए हैं उनके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं आज की ही क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट जो है वो कुछ केसेस के बारे में देखते हैं इसी क्लास के अंदर रहने वाला है। चंपाकम जो दोराईजन जो कि केस है, चंपाकम का जो केस है उसकी बात करेंगे। और ये केस की बात करें तो ये 1951 में होता है। इसके बारे में आपको लैंग्वेज एक बार बाद में जो है वो बताऊंगा। इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है डाउट रह जाता है बच्चों का, तो मैं आपको सबसे पहले इसको एक जो है केस को जो है पूरा जो केस जो था मैं जो पूरा मामला जो है वो एक बार आपको बताऊंगा। उसके बाद में फिर हम जो है इसे जो लैंग्वेजुअल जो बातें हैं स्टेटमेंट्स हैं उनको बाद में देखेंगे। पहले जो है इस पूरे केस को जो है हम लोग समझते हैं एक बार। सबसे पहली बात करें तो ये केस था क्या, जो केस था ये आखिरकार इसके अंदर हुआ क्या, तो उसकी बात करते हैं। जो चंपाकम जो थी, जो चंपाकम जो थे उनको क्या है कि जो एक जो गवर्नमेंट जो मेडिकल जो कॉलेज थी, मेडिकल जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज उसके अंदर एडमिशन लेना था। और इन्होंने क्या है कि स्कोर भी अच्छा किया, इनों के जो नंबर थे वो भी अच्छे आए थे, इतने नंबर आए थे कि इनका एडमिशन हो जाता। लेकिन उसी टाइम पे क्या है कि जो गवर्नमेंट जो थी, स्टेट की जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया था कि जो कॉम्युनल जो गवर्नमेंट का एक जो ऑर्डर था वो जारी करती है, जिसके अंदर क्या होता है, ये जो था एक्ट ऑर्डर ये 1927 का था। इसमें जो है गवर्नमेंट स्टेट जो गवर्नमेंट है वो क्या कर देती है, जो सीट थी, जो मेडिकल कॉलेज की जो सीट थी वो रिजर्व कर देती है, रिजर्वेशन दे देती है। किन को देती है रिजर्वेशन? रिलीजन और जो रेस हो गई, कास्ट हो गई, उस बेसिस पे जो है रिजर्वेशन देती है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जो SC ST वाले थे उनको जो है रिजर्वेशन दे दिया जाता है सीट्स के अंदर। तो इनका जो है एडमिशन, चंपाकम का जो है एडमिशन वो मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं हो पाता। तो उसके ऊपर ये जो है चंपाकम जो थी इन्होंने केस कर दिया था। तो इसी जो केस की बात करें, जो ये केस था जो स्टेट मद्रास जो स्टेट था उसके अगेंस्ट किया गया था। तो ये जब कोर्ट में जाता है तो इसके ऊपर जो है चंपाकम बोलती है, जो आर्टिकल जो 15 और 16 है, आर्टिकल जो 15-16 है उनका जो है इनकी जो फंडामेंटल जो राइट्स है उनका जो है हनन हुआ है। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने कहा कि जो मेरा जो अधिकार है कि मेरे को किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन, कास्ट और जो सेक्स और जो प्लेस ऑफ बर्थ है उसके ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होना था वो मेरा नहीं होगा। किसी भी जो गवर्नमेंट जो जॉब हो या फिर गवर्नमेंट कोई एडमिशन लेना हो किसी के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, तो मेरा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये मेरा फंडामेंटल राइट जो था इसका जो है फंडामेंटल राइट को जो है वोलेशन हुआ है, इसका 15 और 16 जो फंडामेंटल राइट है उसका जो है वोलेशन हुआ है मेरे साथ में। तो ये जब स्टेट से जब इसकी बात हुई तो स्टेट ने जो अपना जो जवाब दिया वो ये था कि अब जब स्टेट की बात आई, स्टेट ने इसमें अपना जो पक्ष रखा, स्टेट ने कहा कि जो आर्टिकल नंबर 46 है, आर्टिकल जो 46 है उसके बेस पे हमने ये जो रिजर्वेशन दिया है, जो कि हमें आर्टिकल 46 की बात करें तो आर्टिकल 46 क्या है, ये स्टेट को जो है स्टेट को अलाउ करता है कि जो एजुकेशनल जो एक्टिविटी है, एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ है उनके अंदर क्या है कि जो SC ST है या फिर SC ST या फिर कोई जो वीकर सेक्शन है, वीकर जो सेक्शन है उसको जो है प्रमोट किया जाए, उसको जो है बढ़ावा देने के लिए जो है उनको रिजर्वेशन दे दिया जाए। तो रिजर्वेशन देने के लिए जो आर्टिकल 46 है, ये जो स्टेट जो रिजर्वेशन दे सकता है, तो उस बेसिस पे हमने जो है रिजर्वेशन दिया है। लेकिन इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट जो थी उन्होंने इसमें फैसला दिया कि जो फंडामेंटल राइट हो गई और जो DPSP हो गई,
डीपीएसपी आर्टिकल 46 जो था वो डीपीएसपी का था। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे पहले आपको एक चीज़ पता होगी कि जो डीपीएसपी है ये दो जस्टिसेबल है, इनके ऊपर कोई भी जो है कोर्ट नहीं जा सकता, जस्टिसेबल है। और जो फंडामेंटल राइट है इनकी बात करें तो ये जस्टिसेबल है, ये जो है मिलने ही चाहिए। तो इसी के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ये दिया कि जब भी दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट है उसको जो है नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उसी को जो है माना जाएगा, उसी को जो है माना जाएगा। फंडामेंटल राइट्स का जो है वो इसमें मेन रहेगा, वो उसी को फंडामेंटल राइट जो है उसका जो है वो इलेक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे डीपीएसपी का हो जाए। तो ये जो फैसला था ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इसमें फंडामेंटल जो राइट है उसी को माना जाएगा। या फिर कभी भी ऐसा कोई केस आए जिसके अंदर की डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट है वो दोनों जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, तो उसके अंदर जो बात जो मानी जाएगी वो फंडामेंटल जो राइट है उसकी मानी जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है जो वो जस्टिसेबल है और जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है। तो ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का था। तो आपको जो ये केस है चंपाकम का जो केस है ये पूरा एक समझ में आ गया। तो इससे रिलेटेड कुछ जो लैंग्वेज है नोट्स जो है वो हम लोग और एक बार रिवाइज पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ मद्रास, जो मद्रास जो स्टेट है वो और जो चंपाकम जो थी उन का जो केस है उससे रिलेटेड है। द केस चैलेंज द कॉमनल गवर्नमेंट ऑर्डर, जो गवर्नमेंट ऑर्डर था कॉमनल जो गवर्नमेंट ऑर्डर था passed by Madras Presidency which provided for caste based reservation in state run colleges मेडिकल इंजीनियरिंग, जो मेडिकल और जो इंजीनियरिंग जो कॉलेज थी उसके अंदर क्या है कॉमनल गवर्नमेंट जो ऑर्डर पास करती है जो कि जिसके अंदर क्या है कि जो कास्ट के ऊपर है कास्ट बेस्ड जो है रिजर्वेशन जो है दे दिया जाता है कॉलेज के अंदर, जो मेडिकल और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके अंदर। श्रीमती चंपाकम जो दोरारजन जो थी उनको क्या है एक बहुत ज़्यादा जो हाई मेरिट जो थी वो कैंडिडेट थी, इनकी जो मेरिट थी वो हाई आती है, अच्छी आती है, लेकिन उसके बाद में भी इनको जो है कॉलेज जो है वो डिनाई कर देता है एडमिशन के लिए मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि जो सीट जो थी वो रिजर्व थी किसके लिए, वो जो इनकी जो कम्युनिटी थी उसके लिए जो सीट थी वो भर चुकी थी। उसके बाद में जो बाकी जो अदर जो कम्युनिटी की जो सीट्स थी वो वैकेंट थी, तो इसके अंदर इन्होंने बोला कि उसके अंदर जो है सीट दे दीजिए। तो इससे रिलेटेड था द सुप्रीम कोर्ट गिव ए क्लियर एंड डेसिसिव रूलिंग एस्टेब्लिश द सुपरमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या है जो डीपीएसपी थी उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है उनकी जो है सुपरमेसी जो थी इस्टेब्लिश करने की जो बात जो मानी जाएगी वो फंडामेंटल राइट्स की मानी जाएगी। यदि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट उनका कॉन्फ्लिक्ट हो तो फंडामेंटल जो राइट है उसके बेसिस पे जो है बात मानी जाएगी, उस पे बेसिस पे जो है डिसीजन दिया जाएगा, उनकी जो सुपरमेसी जो फंडामेंटल राइट की है वो चलेगी। द कोर्ट डिक्लेयर दैट द फंडामेंटल राइट आर सैक्रोसेंट एंड आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये जो है पवित्र है, जो मौलिक जो अधिकार है फंडामेंटल राइट जो है वो पवित्र है और जो है ये एनफोर्सेबल है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट जो है इन्हें जो है इनको जो है कोर्ट के द्वारा जो लागू करवा सकते हैं, हम लोग कोर्ट के अंदर इन्हें चैलेंज कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो कोर्ट के द्वारा इन्हें लागू करवा सकते हैं। तो ये जो पूरा जो फैसला रहता है इस जो चंपाकम जो केस है इसके अंदर ये जो पूरी बात है इस केस से रिलेटेड है। नेक्स्ट एक जो केस जो और है उसके बारे में और बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो केस है इसके अंदर आपको जो ध्यान रखना है ये एक बार आप छोड़ दीजिए, जो गोलकनाथ जो केस है, गोलकनाथ जो केस है उसके बारे में जो आपको बात ध्यान रखनी है उससे ये जो केस था 1967 में होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो गोलकनाथ जो फैमिली थी वो पंजाब से थे ये, तो इनकी जो 500 एकड़ जो लैंड थी, ज़मीन जो थी 500 एकड़ जो लैंड थी वो क्या होती है कि गवर्नमेंट लेती है उसे और उसके बदले में 30 जो एकड़ जो ज़मीन थी वो गवर्नमेंट इन्हें वापस देती है। तो इसके अगेंस्ट ये जो है इसके बाद में इसको लेके ये सुप्रीम कोर्ट जाती है, गोलकनाथ जो फैमिली है सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो यहाँ पे जो बात होती है उससे में जो है आर्टिकल जो 13 है उसके बारे में बात हुई। जो आर्टिकल जो 13 है वो ये बोलता है कि जो स्टेट जो है वो कोई भी जो लॉ है वो नहीं बना सकता जो कि फंडामेंटल जो राइट है उनके अगेंस्ट हो, या फिर जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता जो स्टेट जो है वो। अब आर्टिकल जो
368 की बात करें तो उसमें ये जो है पार्लियामेंट जो है उसे पावर दी जाती है, पार्लियामेंट जो थी उसे पावर दी जाती है अमेंडमेंट की, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो अमेंडमेंट है वो पार्लियामेंट जो है वो कर सकती है। तो इसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट जो थे उसने फैसला दिया कि आर्टिकल 368 और 13 के बीच में जो माना जाएगा वो आर्टिकल 13 माना जाएगा, आर्टिकल 13 माना जाएगा। फंडामेंटल जो राइट्स है उनसे कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकते, कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला जो था वो चेंज किया गया बाद में, कि फंडामेंटल जो राइट है उनके अंदर चेंज जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, मूल जो स्ट्रक्चर है, मूल जो इसका स्ट्रक्चर है उसको जो है चेंज नहीं कर सकते। मतलब फंडामेंटल राइट्स को जो है वो उनके अंदर कोई चेंजमेंट किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाद में दोबारा चेंज होता है। इस टाइम पे जो पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी, जो पीएम थी वो थी, और इसी के तहत फिर वो जो राइट जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, वो जो है वो अबोलिश किया जाता है। तो यही था इस पूरे जो केस का जो है बात जो आपको ध्यान रखनी है इसमें। ये 1967 का जो है वो केस था, ये जो है पंजाब जो स्टेट है उसके अगेंस्ट में था। अब आज की जो क्लास है, आज की जो क्लास है उसके अंदर हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको भी देखा, साथ ही साथ जो केस थे वो उनके बारे में भी देखा। तो जितनी भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो हमने कवर किया। अब जो नेक्स्ट क्लास जो होगी वहाँ पे जो नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है उनसे हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ तक जो क्लास देखिए उसके लिए थैंक यू, और देखते रहिए, जुड़े रहिए, और हैव ए नाइस डे। थैंक यू।